थैंक यू, धन्यवाद शिवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद। मनी बीज और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को यहाँ पर बुलाया और ऐसा मौका दिया सेकंड टाइम। और मैं शिवानी जी की, आशुतोष जी के परिवार से भी घुल मिल गया लास्ट टाइम भी। तो ये नागपुर में यहाँ पर आना, जैसे हमारे बोलते हैं ना कि बेटी घर पे आई है, ऐसे लगता है बेटा घर पे आया है ऐसे। तो अभी जैसे वो बच्चे लोग सब आए हुए थे स्कूल के और वो कॉलेज के भी वहाँ पे है। शिवानी जी ने उनको बुलाया, आप आगे आइए। वो सबसे पीछे खड़े थे, फिर वो आगे आके बैठ गए। और ये फर्स्ट बेंच जो वीआईपी लोगों के लिए बनी है, समझिए, उनके भी वो आगे आके बैठे। तो मेरे को एक पुराना एक शायरी मेरे को एक याद आई, जो मैं आपको बताऊंगा या सुनाऊंगा कि कैसे पीछे के लोग भी कैसे आगे आ जाते हैं। यही जिंदगी का रहस्य है, यही जिंदगी है, ठीक है। तो वो शायरी ये है कि क्षमा बुझ के भी जल सकती है, क्षमा बुझ के भी जल सकती है, कश्ती तूफान से निकल सकती है, मायूस ना हो इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। अभी दूसरा, अभी जैसे पूरा हिंदुस्तान राममय हो चुका है। अभी जहां देखो वहां सब श्री राम के नारे हैं। तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, मैं राम जी का बहुत बड़ा भक्त हूं और खैर सभी हैं। और तो आज मैं सुबह ऊपर यहीं रुका हुआ हूं और मैं सूर्य नमस्कार कर रहा था। करते करते मेरे दिमाग में आया कि राम जी पर एक कविता लिखी जाए, जो भी राम जी पधार रहे हैं उस पर कोई कविता लिखी जाए। तो मैंने सूर्य नमस्कार करते करते वो कविता लिखी है, वो आपको सुनाता हूं। हवा का रुख बदल गया है, बदले हुए नजारे हैं, कौन हमें अब रोकेगा जब घर में राम पधारे हैं। नई चेतना नई उमंग से सजे सभी गलियारे हैं, नई रोशनी नई दिशा से फूट रहे फुव्वारे हैं। अमृत काल है भारत का, साथ जुड़े सब तारे हैं, आसमां भी खिल उठा है, मछली नदियां के धारे हैं। गूंज रहा है ये नाद विश्व में, गूंज रहा है ये नाद विश्व में, अब भारत के वारे न्यारे हैं, कौन हमें अब रोकेगा जब श्री राम पधारे हैं। जय श्री राम। तो अभी क्या है ना कि अभी मेरे को मालूम नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो मैं ऐसे मेरे पॉइंट लिख रखा हूं कि भूल नहीं जाऊं। तो अभी बात चल रही है इन्वेस्टिंग की। तो अभी जरा इन्वेस्टिंग पे आ जाते हैं, धंधे पे आ जाते हैं। अभी धार्मिकता हो गई है, तो बाकी सब बातें सबको मालूम है, सारा ज्ञान फ्री है, सब ज्ञान इंटरनेट पे मिलता है, सब ज्ञान ऐसी शिवानी जी इतना बढ़िया कार्यक्रम कराती रहती है, इनमें मिलता है, आप लोगों को सुनते रहते हैं। जब मैंने मेरा करियर चालू किया था उस समय तो समझिए कोई इंटरनेट भी नहीं था, ब्रोकर कॉन्फ्रेंस भी नहीं थी, ब्रोकर्स रिपोर्ट भी नहीं थी, किताबें भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो एक ही माध्यम था, गिर के संभलना, कि गिरो उठो और वापस चलो। अभी तो सब चीज़ फ्री है, तो इस बोलकर आपको सब मालूम है। जो आपको अगर इंटरेक्शन मेरे से करना है वो क्वेश्चन आंसर सेशन में हम ले लेंगे। तो इस बिल्कुल मैं स्पीच को थोड़ा शॉर्ट रखूंगा मैं। और मैं खाली एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जैसे एक सज्जन ने पूछा था सुबह आशुतोष जी को कि मैं ट्रेडिंग करूं या इन्वेस्टमेंट करूं, तो वो भी, उस पर भी मैंने कई गाने लिखे हैं। एक गाना है जो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, मैं आपको गा के नहीं बोल के सुनाऊंगा। तो उस गाने में सारा सारांश आएगा कि ट्रेडिंग करें क्या इन्वेस्टमेंट करें। और सेबी ऐसा बोलती है कि 100 में से 90 लोग जो हैं वो ट्रेडिंग में पैसा खोते हैं। प्रॉब्लम ये है, और मैं ये 5 साल पहले बोल रहा था कि ट्रेडिंग है जो ड्रग के जैसे है वो। और आप अगर आप सिगरेट पीते हो या समझिए एक्स्ट्रा कोई ड्रग आप लेते हो तो समझिए 10-20 साल में कोई मर सकता है, लेकिन ट्रेडिंग में तो आदमी दूसरे दिन मर सकता है। इसी बोल या ऐसा ही होता है यहाँ पे। और क्योंकि इसीलिए मेरा कोट बनाया मैंने कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे बट हिरोशिमा एंड नागासाकी वेर डिस्ट्रॉयड इन ए डे। तो क्योंकि वो लेवरेज का धंधा है वो, और लेवरेज सबकी बात नहीं है, रातों की नींद हराम हो जाती है। और उसके अंदर में सक्सेस रेट जो 1% है, तो सेबी बोलती है, ऑफिशियली सेबी बोलती है कि 10% है। तो वो 1% लोग या 10% लोग जो भी हैं वो उन्हीं 90 लोगों का पैसा ले जाते हैं।
ठीक है। और उसमें आपके 5-6 पार्टनर, आपके जो आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें आपका सबके ब्रोकर सबसे बड़ा आपका फेयर वेदर फ्रेंड है, पार्टनर है। वो आप नुकसान होएगा तो भी पैसा लेगा, घाटा होएगा तब भी पैसा लेगा, कुछ भी नहीं हुआ तब भी वो पैसा ले लेगा। और वैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, सेवी कॉस्ट है और सरचार्ज है, ये है वो, ये सब आपके पार्टनर है। आप एक पंच करो सौदा आपको देना पड़ता है। तो ट्रेडिंग के अंदर में मेरी पर्सनल ये राय है, और ये जो भी बोल रहा हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी में ये देखा है और सीखा है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। कि मेरी राय ये है कि जब तक आपको मार्केट के अंदर में 4-5 साल का अनुभव नहीं होता है या 10 साल का अनुभव नहीं आता, अनुभव यहाँ पर समय से कोई लेन देन नहीं है इसका, तब तक आप लोग ट्रेडिंग ना करें। और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जो आप नया कर रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो ये स्टूडेंट्स हैं, ये शेयर बाज़ार के माध्यम से जो शेयर बाज़ार में आना चाहते हैं, वो सबसे पहले म्यूचुअल फंड से शुरुआत करें। इसके अलावा डायरेक्ट इन्वेस्टिंग नहीं करें। मैंने ऑन रिकॉर्ड मैंने बोला कि अगर मैं सेबी का चेयरमैन होता तो नए लोगों को शेयर बाज़ार में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के लिए बैन कर देता कि आप कर नहीं सकते हो। जैसे आप गाड़ी नहीं चला सकते हो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 21 साल के नहीं होते हो, वैसे ही कि जब तक आप कोई कोर्स नहीं किए तब तक आपको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग नहीं करना है, क्योंकि रिस्की इस बिजनेस है शेयर मार्केट जो है। तो ये आप सबको आपको समझना चाहिए। स्टॉक मार्केट इज ए प्लेटफॉर्म टू मेक इजीएस्ट मनी इन द हार्डेस्ट वे। इतना कठिनाई से पैसा आता, तरीका सिंपल है लेकिन आता कठिनाई से है, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं उसके लिए। तो ये नए लोगों को नहीं करना चाहिए, बच्चों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए म्यूचुअल फंड के अंदर में। कई बार लोग मेरे को पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल किधर से लाएं, तो मैंने एक जगह बोला था कि कैपिटल आप 2 जगह से ला सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि समझिए कि आप जैसे कई लोग इस बोलकर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि इस बोलकर ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं मैं ट्रेडिंग कर लूं और पैसे कमा लूं और फिर मैं इन्वेस्टर बन जाऊं। तो पापा का माल थोड़ी इतना इजी थोड़ी है यहाँ पे कि आप ट्रेडिंग कर लोगे पैसा कमा लोगे। तो हम बोलते हैं बाप का माल थोड़ी है भाई, ऐसे कर लोगे और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दोगे, ये इम्पॉसिबल है यहाँ पे। तो मेरा 2 तरीके से हो सकता है, क्या तो आपके पास में कोई अदर इनकम हो, या आप जॉब कर रहे हो, या कोई बिजनेस कर रहे हो, या कोई कंसल्टेंसी कर रहे हो, कोई भी सेकंड इनकम आपके पास में, उस इनकम से आप इनिशियल कैपिटल ला सकते हो। या मैंने बोला स्टूडेंट्स को या जो नए लोग जो आते हैं, आप अपने खर्चे में कटौती करो। सपोज आपको 500 रुपया भी घर से अगर मिलता है पॉकेट खर्चे का महीने का, आप उसमें से भी चेष्टा करो कि मैं 200 रुपया बचाऊं, और ये 200 रुपया में इनिशियल कैपिटल मेरा हो गया और ये मैं शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड में लगा के मैं उसको शुरुआत करूं। तो इस तरह से करने से वो आस्ते आस्ते ये आपका बिल्डअप होएगा। ट्रेडिंग बहुत डेंजरस है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना बढ़िया हो सकता है इसका मैं शॉर्ट में एक बात बताता हूं। मैंने अभी एक टीवी पर कई इंटरव्यू में बोला था, आपको शेयर कर रहा हूं कि एक कंपनी है सेरा सैनिटरी वेयर, वो मैंने 2004-5 में वो कंपनी मैंने ली थी और करीब मेरी कॉस्टिंग थी करीब 30-32 रुपये की मेरी कॉस्टिंग थी। अभी वो मैंने कोई 3-4% शेयर्स लिया था, वो बेचते लास्ट लॉट 1% जो बचा, जो मैंने अभी सितंबर या अक्टूबर में अभी मैंने बेचा लास्ट ईयर, तो 30-32 रुपये में मैंने लिया। तो मैंने 18 साल मैंने उस शेयर्स को रखा मैंने। तो 30-32 की कॉस्टिंग थी, करीब 150 से पौने 200 रुपया मेरे को डिविडेंड मिल गया। 150 से 175 रुपया डिविडेंड मिल गया, माने मेरा 5 गुना पैसा खाली डिविडेंड के अंदर में हो गया। और वो शेयर मैंने बेचा 8,200 में, उसमें 1-to-1 बोनस आ गया था, तो मैंने 16,400 रुपये में मैंने शेयर बेचा, माने मेरी कॉस्टिंग 0। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर 1 रुपया की कॉस्टिंग पकड़ते हैं तो मैंने बेचा 16,200 रुपया या 400 रुपये में, तो 16,000 गुना का मेरे को इन्वेस्टमेंट रिटर्न दिया 18 साल के अंदर। तो ये शेयर बाजार का स्टोरी है। और ऐसे एक शेयर्स नहीं है, कई शेयर्स ऐसे हैं जो 10 साल में 15 साल में 100 गुना 200 गुना 500 गुना या 50 गुना होते हैं। लेकिन उसके लिए ये जनरल टर्म्स नहीं है, उसके लिए आपको शेयर्स का चुनाव करना जरूरी है, आपको उसके लिए आपको पढ़ाई करना जरूरी है कि कौन से शेयर्स में आप पैसा लगाओ। इसके बजाय अगर समझे आप यस बैंक में पैसा लगा देते 500 रुपये में, तो वो 5 रुपया हो चुका होता, वो यस बैंक आपके लिए नो बैंक हो चुका होता अभी। तो इस बोलकर ये नॉलेज का गेम है ये पूरा, और अनुभव का गेम है, तो इस चीज को आप संभल कर चलें। लेकिन फिर भी यहाँ पर पैसा बनता है शेयर बाजार के अंदर में, और लेकिन उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आंख कान खुले रखने पड़ेंगे, और म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। ये मेरा आज का पूरा ये सारांश है। बाकी आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो हम क्वेश्चन आंसर में करेंगे, उसको कवर करेंगे। और ये जो सेबी वाला मामला है, इसी पर मैंने एक गाना लिखा था मैंने, और वो गाना मैंने उसको YouTube पे भी डाला है, आप जरूर सुनिएगा। जो क्वेश्चन करते हैं कि ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें, वो गाना का लाइन ऐसा है कि किसी को भी ना तू समझ में आए, कि किसी को भी तो ना समझ में तू आए, तू बढ़ता बढ़ता क्यों गिर गिर जाए,
ये 90% लोग क्यों पैसे गंवाएं? जब सोचा समझा खूब समझ में ये आए, ये 90% लोग बैठ नहीं पाए। आंखों को खोलो भैया, थोड़ा तो सोचो भैया, वरना तो डूबेगी ही, देखो तुम्हारी नैया। तो ये शेयर बाजार का पूरा सब घूम लीजिए, सब जगह चले जाइए, पूरी रामायण पढ़ लीजिए, पूरी महाभारत पढ़ लीजिए, सारांश एक ही है यहाँ पे। अगर पैसा कमाना, अगर वेल्थ कमाना है तो आपको शेयर्स को लेकर रखकर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बैठना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। और अगर आपको नहीं समझ में आता, आप लोग नए हैं, तो आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर समझिए आप, क्योंकि क्या होता है, गिर के ही आदमी संभलता है, तो एक बार आप जरूर गिरिए। गिरने में कोई बुराई नहीं है, फेल होने में कोई बुराई नहीं है लाइफ के अंदर में। बस खाली फर्क इतना है कि गलती जरूर करनी चाहिए, आदमी गलतियों से सीखता है। तो खाली फर्क इतना ही है कि एक गलती को दूसरी बार रिपीट ना करें। अगर एक गलती को दूसरी बार भी रिपीट कर लेते हैं तो कम से कम उसको तीसरी बार रिपीट न करें। अगर तीसरी बार भी यार रिपीट करते हैं तो हम लोग भगवान राम तुम्हें बचाए, फिर तो कोई उपाय नहीं है, फिर तो ठीक है। तो लेकिन बस यही है कि बाकी आप गलतियां कीजिए और गलती को रिपीट करें कि मेरे को ये गलती वापस मेरे को करनी है, लेकिन दूसरी बार के बाद में मेरे को ये गलती नहीं करनी है, समथिंग लाइक दैट। ये खाली चीज़ें आप बाजार के अंदर में ध्यान रखिए। स्टॉक मार्केट ने बहुत बड़ा रिटर्न दिया है, 22% का पिछले 20 साल का इतिहास है। 20% का CAGR से रिटर्न दिया है शेयर्स ने। और इंडिविजुअल शेयरों की बात करें तो उन्होंने तो बहुत बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, लेकिन सबके हिस्से में वो रिटर्न नहीं आता है, इसलिए कि सब आदमी यहाँ पर इजी मनी समझते हैं। सब आदमी सोचते हैं कि मैं आज घुसूं और कल मैं पैसा कमा लूँ। सबके मन में खाली एक यही रहता है कि तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे कई कोट्स, मेरे गाने इस पर लिखे हुए हैं कि स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड्स यू एज पर योर परसेप्शन, इफ यू विल ट्रीट इट एज ए गैम्बलिंग देन इट विल प्रूव ए गैम्बल फॉर यू। तो आप इसको गैम्बलिंग मत समझो, इसको बिजनेस समझो। जैसे आप दूसरा बिजनेस करते हैं उस तरीके से इसको बिजनेस समझो। इसमें अपना समय लगाओ, इसमें एनर्जी लगाओ, इसमें अपना माइंड लगाओ और दूसरों की भी गलती से सीखो। दूसरों ने कैसे क्या काम किया उनसे आप सीखो। वो सबसे बड़ा तरीका, सबसे अच्छा तरीका है शेयर बाजार में पैसे कमाने का। और क्योंकि क्या है कि यहां पर समय के साथ में पैसे आते हैं शेयर बाजार के अंदर में। जैसे 2, 4, 5 साल तो आपको खाली उस मद में आपको ये सोचने में निकल जाता है कि मैं यहां पर क्या करूं और क्या नहीं करूं। जैसे कोई बैट्समैन आता है तो बैट्समैन आके वो अपने क्रीज पे, अपनी पिच पे, क्रीज पे खड़ा होता है, उसको टाइम लगता है 2-4 बॉल। अगर बहुत एक्सपर्ट, अगर समझिए पुराना अगर खिलाड़ी है तो आते हुए समझ जाता है। लेकिन नया अगर कोई बैट्समैन आएगा तो पिच पे आएगा, बैठेगा, खड़ा रहेगा, 2-4 बॉल को खेलेगा, 2-4 को छोड़ेगा। वो अपने आप के लिए जगह बना रहा है, वो समझ रहा है, माहौल समझ रहा है वो। और उसके बाद में फिर वो खेलना चालू करता है और फिर वो चौके छक्के उड़ाना चालू करता है। ये लाइफ का भी नियम है, ये शेयर बाजार का भी नियम है। तो मैं सबसे ज्यादा जोर इस बात पर देता हूं, जो मैं लोगों को बोलता हूं कि गलती जरूर करना लाइफ के अंदर में। जैसे कल किसी ने मेरे को पूछा कि हाँ भाई मैं लेवरेज करूं, मैं नाम नहीं बताता हूं, किसी ने पूछा लेवरेज करूं, तो समझो मैंने उसको ये एडवाइस दिया कि समझो तुम्हारा 1 करोड़ का कैपिटल है फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास में, तो जरूर 10-20 लाख से तुम लेवरेज करो। क्योंकि लेवरेज नहीं करोगे और तुमको नुकसान नहीं होगा तब तक तुम सीखोगे नहीं। और 10 साल बाद तुम याद करोगे कि अरे मैं लेवरेज करता तो शायद मैं मैदान जीत जाता, लेकिन मालूम नहीं है। तो आप गलती जरूर करो, लेकिन गलती वही करो कि आपको पिच से जाना नहीं पड़े, आपको क्रीज से पेविलियन नहीं जाना पड़े, क्रीज पे खड़ा रहना पड़े आपको। जब आप टिके रहोगे तब आपको सफलता मिलने वाली है। शेयर बाजार के अंदर में टिकना बहुत जरूरी है, सालों साल टिकना जरूरी है। हर बुल, कई लोग ऐसे होते हैं जो एक बुल मार्केट में आते हैं और एक जब मंदी आती है बेयर मार्केट, उसमें वो साफ हो जाते हैं, पतंगों की तरह होते हैं वो। इसलिए कि वो उनको समझ नहीं होती है, वो मार्केट को समझ नहीं पा रहे, इन द सेंस समझ नहीं, मार्केट को नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो नियम है शेयर बाजार का कि हर हालत में मेरे को पिच पे खड़े रहने का है, हर हालत में मेरे को पिच पर टिके रहने का है। तो इस पर मैंने एक 4 लाइन की कविता लिखी थी, जो संजोग से मैंने गडकरी जी और पीयूष गोयल जी थे और फडणवीस सर थे, उन्होंने मेरे को अवार्ड दिया था एस इन्वेस्टर का 3-4 महीना पहले, तो वहाँ पर मैंने सुनाई थी, तो मैं आपको सुना देता हूँ। वो कविता ऐसी है कि हर हालत में टिके रहो, यही समय का नियम है। ऑटो ड्राइवर CM बन गया, चाय वाला PM है। ये खेल अभी भी जारी है, करनी तुम्हें तैयारी है। कसले कमर, उठा ले बीड़ा, अब तेरी ही बारी है, अब तेरी ही बारी। अभी चूंकि मैं महाराष्ट्र में हूं और नागपुर आया हूं, जो गढ़ महाराष्ट्र का दिल है,
तो मैंने ऐसी कविता को मराठी में आपको सुनाता हूं, मेरे प्रोनाउंसिएशन को माफ करना मेरे को। वो है, प्रत्येक परिस्थितीत टिकून राहणे हा कालाचा नियम आहे। प्रत्येक परिस्थितीत टिकून राहणे हा कालाचा नियम आहे। रिक्षा चालक सीएम तर चहावाला पीएम आहे। ही परंपरा अशीच चालू राहावी म्हणून करायची तुम्हाला तयारी आहे। चला कसा कंबर उचला विडा, आता तुमची पाली आहे। तो बस ये ध्यान में रखिए, ये सारांश है शेयर बाजार का। आप 20 किताबें पढ़ लो, 2000 किताबें पढ़ लो, 5000 आदमी से मिल लो, 20 साल यहां पर लगा दो, आपको अल्टीमेटली जो सारांश है वो यही मिलेगा कि किसी भी हालत में यहां पर तुम टिके रहो। मौका देगी तुमको, ठीक है, समय मौका देगा, तकदीर मौका देगी, मार्केट मौका देगा, इंडिया मौका देगा, इकोनॉमी मौका देगी आपको। लेकिन अगर आप उस समय नहीं रहे, मैंने एक जगह बोला था कि तकदीर क्या होती है, कि तकदीर जब अच्छी होती है तो समझिए आप कुछ गलत काम भी करते हैं और तकदीर से आप बच जाते हैं। सेकंड टाइम वापस आप गलत काम करेंगे, तकदीर आपकी रक्षा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? कि तकदीर आपके पीछे सिक्योरिटी गार्ड लेकर नहीं घूम रही है। एक बार उसने तुम्हारी रक्षा की, उस समय उसने हमको लेसन दिया, हमको उसमें एक शिक्षा दी। वो लेसन सेकंड टाइम हमारी रक्षा करेगा। अगर हम लेसन भूल गए और ये खाली सोचा कि तकदीर हमारी रक्षा करेगी, तो वो नहीं करेगी। तो ये समझ कर रहिए, हर समय सीखते रहिए, हर समय कुछ ना कुछ नया ज्ञान अर्जित कीजिए। हर दिन नया सीखने का है और बस चेष्टा यही करो कि आप यहां पर टिके रहो, सट्टेबाजी में मत जाओ, जिसको आप धंधा समझो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझो। और मेरा वो गाना जरूर सुनना, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप पे न टाइम वेस्ट कर, नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, अनुभव से सीख और बेस्ट कर। दूसरा लाइन है, शॉर्टकट कभी भी ना टेस्ट कर, हार को भी अपनी डाइजेस्ट कर, पैसे कमाने का फॉर्मूला है एक, लॉन्ग टर्म की सोच और रेस्ट कर। तो बस यही मेरा आज का इंट्रोडक्शन है। अब मैं आपका Q&A सेशन लेता हूं मैं आपका। थैंक यू। हेलो सर, सबसे पहला मेरे ही 2 सवाल है। हाँ, आपने 2 टीवी इंटरव्यूज में कहा था कि जैसे शिवानी ने जब भी कहा कि 16,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड का मंथली SIP है, आपने कहा था कि वो एक दिन में आ जाएगा, वो टाइम आएगा करके। तो इसको आप एलैबोरेट करिए कि अगर ये होता है कब होता है। और तो इसको एलैबोरेट ऐसा करता हूं, 16,000 करोड़ आप ये सोचिए, जैसे वो टीवी वाले ने बोला कि सर वो 16,000 करोड़ महीने का आ गया म्यूचुअल फंड के अंदर में, तो ये तो बहुत बड़ा बात हो गया। तो मैं बोला भाई बड़ा बात हो गया, 16,000 करोड़ हमको सुनने में लगता है, अपने एज एन इंडिविजुअल आप सुनो तो 16,000 करोड़ हमको लगता है बहुत बड़ा हो गया। मार्केट कैप $3.5 ट्रिलियन या कितना ट्रिलियन, 3, 3.5, 4 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप, हमारा ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। उसमें 16 या 50 लाख करोड़, शिवानी जी बता रहे थे कि म्यूचुअल फंड की किट्टी के अंदर में 50 लाख करोड़ है। 16,000 करोड़ आप आ रहा है, आप बोलते हो महीने का आ रहा है, ये मतलब 500 करोड़ डेली का आता है। 500 करोड़ शेयर बाजार के समंदर में क्या खास बात है, 147 करोड़ जनता है, आप उसमें 500 करोड़ अगर समझिए इसमें डेली का अगर उसके अंदर में आ रहा है शेयर बाजार के अंदर में, और पर एवरेज अगर आप जोड़ेंगे तो 1 रुपया भी नहीं होता है वो, इन द सेंस फॉर एग्जाम्पल। तो वो क्या, वो कुछ नहीं है। तो मैंने उसको बोला भैया 16,000 करोड़ डेली का आएगा। हो सकता है वो डेली मैंने थोड़ा जोश में बोल दिया होगा, रात को 8 बजे बाद इंटरव्यू लिया था वो। तो लेकिन मेरे को ये जरूर लगता है ये बहुत जल्दी 16,000 करोड़ महीने का होने वाला है। इसमें 2 साल नहीं लगेगा और ये 16,000 करोड़ महीने का आएगा और उसके बाद में हो सकता है वीकली भी आएगा। ये जनता ऐसी है कि जरा सा ये जागृति होती है ना। मैं एक बात आपको बता देता हूं, जैसे एक जमाना था जब हम लोग बात करते हैं इंडिया को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, हम यही बात करते थे 1960-70 में। उस समय ये बात है क्योंकि रोटी खाने के लिए भी नहीं था, अनाज भी इंपोर्ट कर लेते थे, अकाल पड़ जाता था, अमेरिका से गेहूं मंगा लेते थे, दान ले लेते थे। अगर क्रूड भाषा में अगर आपको सुनना है, हम बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान। अभी ये जमाना जो आ गया 2000 के बाद में, इसमें रोटी कपड़ा मकान और डेटा। आप रोटी के बिना रह सकते हो, डाइटिंग कर लोगे, अभी ऐसे भी सब डाइटिंग में लगे हुए हैं। और कपड़ा भी 2 का 1 पहन लोगे, 4 का 3 पहन लोगे, समझो ठीक है। मकान भी चलो 4 बेडरूम नहीं है तो 3 बेडरूम, 3 नहीं है तो 2 बेडरूम। डेटा जरूर यूज करोगे, सुबह सुबह उठ के आप चालू हो जाते हो, जय श्री राम, इधर का मैसेज उधर, उधर का मैसेज इधर। तो रोटी कपड़ा और मकान डेटा ये नेसेसिटी हो गई है।
तो अभी मेरे को लगता है रोटी, कपड़ा, मकान और डेटा और सिप, ये पांचवा इसके अंदर में जुड़ रहा है इसके अंदर में, कि रोटी, कपड़ा, मकान, डेटा और सिप। तो ये सिप जो है ना, ये फिफ्थ एलिमेंट है हिंदुस्तान के अंदर में, क्योंकि इतनी बड़ी जागृति हो रही है। आप सोचे कितने बच्चों को आपने बुलाया, जो बच्चे बेचारे, आपने जो भी भाषण दिया होगा उसका हो सकता है उन्होंने 1% ही समझा होगा, लेकिन आपने 20 बो दिया उनको। 1% भी आज समझ गया है ना, तो आज आपने उसको 20 बोया। वो 20 कल जाकर पेड़ बनेगा, फिर वो जाकर छाया देगा, फिर जाकर वो फल देगा और फूल देगा वो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा, ये एक जागृति यहाँ पर इंडिया के अंदर में हो रही है सिप के प्रति। उसके लिए ऑफ कोर्स जो रेगुलेटर्स हैं वो भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एक्सचेंजेस बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एनएसई कितना बड़ा काम किया सोचिए, उसी ने पूरा रेवोल्यूशन लाया हिंदुस्तान के अंदर में स्टॉक मार्केट का। ऑफ कोर्स अब बीएसई भी, लेकिन पहला जैसे ट्रेडिंग हुई वो शायद एनएसई से हुई है अभी। और जो मीडिएटर हैं रेगुलेटर के साथ में, जैसे मनी बी इंस्टीट्यूट है, शिवानी जी है, इस तरह के जो लोग हैं जो लोगों में जागृति फैला रहे हैं और म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, तो ये एक नया रेवोल्यूशन इंडिया में शुरू हो गया, शुरुआत हुई है। सर, आपने एक और कहा था कि एयरपोर्ट अभी बस का अड्डा बन गया है। तो मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं आपसे, कि जैसे वो मेरे को पूछा एंकर ने कि नई स्टोरी कैसे आपको मालूम पड़ेगी, कैसे आप नई स्टोरी ढूंढोगे या कैसे ढूंढते हो। तो मैंने उसको एक एग्जांपल के लिए बताया कि भैया देख, अपने क्या है ना, जो इन्वेस्टर होता है ना, उसके आंख कान सब हर समय सब खुले रहने चाहिए, पूरी चेतना उसको जागृत होनी चाहिए। हर समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो सीखते रहता है, बशर्ते आप सीखने के लिए आप उत्सुक हो और तैयार हो सीखने के लिए। तो मैं उसको बोला कि जब एयरलाइंस में जब हम बैठते हैं तो वो एयर होस्टेस हमको क्या बोलती है, सर 2 दरवाजे आपके पीछे हैं, 2 दरवाजे मेरे पीछे हैं, 4 दरवाजे बीच में हैं, इमरजेंसी में आप ध्यान रखें आपका दरवाजा किधर है, और हो सकता है आपका निकटतम दरवाजा आपके निकट ही हो, ऐसा वो बोलिए। तो वो क्या बोल रही है कि आपका निकटतम दरवाजा आपके निकट ही हो। तो मैं ये सोच रहा हूं कि इसका मतलब आपकी जो आइडिया, आपकी जो निकटतम आइडिया वो आपके बाजू में ही है, वो आपके नजदीक में है। तो मैंने उसको अप्लाई यहां पर किया कि जब 2 साल 3 साल से देखते हैं एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयरपोर्ट बस का अड्डा बन गया। आप देखिए ऐसी भीड़ कभी बस में होती थी, जब बस में जाता था तो बस में ऐसी भीड़, बस अड्डों में ऐसी भीड़ होती थी, धक्कम धुक्की, ये चिल्ला चिल्ली, हल्ला गुल्ला और ये सब मारपीट। वो पायलट को ही मार दिया परसों तरसों तो बेचारे को। तो ये सब बस में होता था ये सब। अभी इसी बोलकर शायद सोचने वाले ने नाम रखा होगा एयर बस, इसी बोलकर उसको कंपनी का नाम है एयर बस। उसको समझ में आया ये किसी दिन ओमनी बस होने वाली है, किसी दिन हमारे यहाँ की बस होने वाली है, 56 नंबर बस, 32 नंबर बस, ऐसे वैसे होने वाली है। तो मैं सोचा कि एयरपोर्ट पे इतनी भीड़, और उसके अंदर एयरलाइंस में देखिए मजे की बात, एयरलाइंस में पहले एयरलाइंस में लोग जब एयरलाइंस जाते थे सूट बूट पहन के जाते थे, टाई पहन के जाते थे, या बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के जाते थे। मैं तो एक आदमी को देखा बोर्डिंग पास भी ऊपर लगा कर रखा था, जब मैं बस में चल रहा था वो बोर्डिंग पास अपने यहाँ पर दिखा कि मैं प्लेन में चढ़ के आया हूँ। तो ऐसा था। तो अब आप प्लेन में जाइए, अब आपको भारत दिखाई देगा। वहाँ पर लोग स्लीपर में और हाफ पैंट में और शॉर्ट्स में और कुछ भी कपड़ों में रियल भारत जो हमारा है, जो 80-90% लोग हमारे भाई जनता हमारी जो है वो अभी आजकल प्लेन में सफ़र करने लग गए हैं, आप देखिए। तो मैंने उसको बोला कि ये कुछ बोलता है, ये कुछ सिग्नल देता है। तो मैंने उसका ये अंदाज लगाया कि जब कोई आइटम लग्जरी होती है, वो लग्जरी जब नेसेसिटी बन जाती है वो स्टोरी पैदा करती है, वो अपने आप में स्टोरी पैदा होती है। जब नया मोबाइल निकला था 1995, 96, 97 में, जब भी मोबाइल 14 रुपया 20 पैसा कुछ मिनट का था मोबाइल का, और अब लेने इनकमिंग कॉल भी चार्ज होता था और वो भी कॉल चार्ज होता था, आपको आउटगोइंग कॉल भी चार्ज होता। जब नया नया मोबाइल निकला वो लग्जरी थी, लोग मोबाइल लेकर दिखाते थे कि देखो मेरे पास में मोबाइल है। उसके 16-17 कंपनियां थी इसके अंदर में, करोड़ों हजारों करोड़ों में स्पेक्ट्रम बिके, गवर्नमेंट के लाइसेंस बिके। वो सब कंपनियां खत्म हो गई, 2.5 कंपनी बच गई खाली। अब मोबाइल नेसेसिटी नहीं है, नेसेसिटी हो गया। मेरे पास एक सिम कार्ड है, मेरे ड्राइवर के पास में 2 सिम कार्ड है, वो मैडम के लिए अलग सिम कार्ड है, मेरे लिए अलग सिम कार्ड है। तो कहने का मतलब है कि ये इतना जनमानस में पहुंच गया है जो है, ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन हो गया। वो लग्जरी इतनी 7-5 हजार रुपए में मोबाइल दे रहा है रिलायंस। जो मोबाइल पहले निकला 50 हजार में, 1 लाख में, आज भी एप्पल 1.5 लाख में मिलता है समझिए, लेकिन 5 हजार रुपए में भी मोबाइल मिलता है। मजे की बात ये है। तो ये नेसेसिटी बन गया। जब नेसेसिटी बन गई तो आप सोचिए भारतीय टेलीकॉम का कहां से कहां भाव चला गया। जियो टेलीकॉम में आप देखिए, जो सबके बाद में आया वो सबने पछाड़ दिया। उसमें कितने दुनिया के सब बड़े बड़े महारथियों ने जियो टेलीकॉम के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जियो के, और वैल्यू उसकी लाखों करोड़ों रुपया की हो गई। तो ये फॉर्मूला जिंदगी में याद रखिए और अपने आजू बाजू में स्टोरी ढूंढिए।
आपका आपका निकटतम द्वार आपके निकट में ही है, ये स्टोरी टर्न अराउंड हो रही है, ये स्टोरी नेसेसिटी बन रही है ये, और उसी शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। उस समय वो आपको शेयर्स महंगा मिल सकता है, उस समय वो शेयर्स आपको महंगा मिलेगा, लेकिन उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपका विजन लंबा है, 5 साल 10 साल का है, वो महंगा शेयर आपको महंगे में लेना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो आप उसमें भी पैसा कमाओगे। तो ये स्टोरी है नेसेसिटी का और लग्जरी का। सर, तो एयरपोर्ट वाली स्टोरी को आगे लेके जाते, एयरपोर्ट या इस सेक्टर के थीम को पकड़ के एविएशन कंपनीज देखनी चाहिए, या क्योंकि एविएशन कंपनी के अलावा और कौन से ऐसे हैं कि जो ऑयल कंपनी, यानी क्या इसको स्टॉक पे अगर लेके जाना है तो विदाउट नेमिंग कंपनीज, तो इसके रिलेटेड कौन से आप मैंने देखिए, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग तो हो गया। डायरेक्ट मतलब सामने प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है वो तो एयरलाइंस कंपनी दिखाई देती है, लेकिन एयरलाइंस कंपनी का इतिहास ऐसा है कि पिछले 50-60 सालों में शायद किसी ने पैसा नहीं कमाया एयरलाइंस के अंदर में। मेरे को लगता है वो सिनेरियो अभी चेंज हो गया, अभी हो गया है ऑलरेडी। जो पहले था टेलीकॉम में भी किसी ने पैसा नहीं कमाया। जो 17, 18, 20 कंपनियां थी टेलीकॉम के अंदर में, और जो 2 कंपनी खाली रह गई, 2.5 कंपनियां रह गई। परसों सुनील मित्तल ने बोला है कि वोडाफोन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी टू से, उसने बोला सॉरी टू से वोडाफोन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब अभी खाली 2 कंपनियां रह गई है। 16-17 कंपनियों से बड़े बड़े ग्रुप थे उसके अंदर में, और उसके अंदर में खाली ये 2 कंपनियां रह गई है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग तो है वो समझिए एयरलाइंस का, एयरलाइंस के लेकिन ज़्यादा शेयर्स लिस्ट, एयरलाइंस में भी वही 2.5 की स्टोरी हो गई एयरलाइंस के अंदर में भी। तो उसमें एक तो इंडिगो जैसे उसके अंदर में लिस्टेड है, और दूसरी स्पाइस जेट लिस्टेड है। तो स्पाइस जेट भी 2.5 के जैसे है, मोटा मोटी 2.5, और एयर इंडिया है। तो 62-64% जो मार्केट शेयर है वो इंडिगो एयरलाइंस का है, और 25% या 25-30% जो शेयर्स है वो एयर इंडिया की तीनों कंपनी का है, एयर विस्तारा का, एयर एशिया का और इसका। और 3-4-5% शेयर में या 10% शेयर्स में दोनों आ जाते हैं। अकासा 1-2% होगा, 4-5% स्पाइस जेट होगा इसमें। तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग तो होते हैं जो डायरेक्ट कंपनियां हैं। इसके अलावा आप उनकी एंसिलरीज खोलिए जो उनको सप्लाई करते हैं, जो उनको मदद करते हैं, उन कंपनियों को जिनके ऊपर ये कंपनियों का स्ट्रक्चर टिका हुआ है एयरलाइंस का। उनके अंदर में भी आपको स्टोरी ढूंढनी है कि अगर एयरलाइंस, अगर समझिए आपको लग रहा हो कि महंगा अगर है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक बात बोला कि वो महंगा आज लगेगा, लेकिन अगर उसमें स्केल अगर आती है 5 साल में तो आपको सस्ता लगने लग जाएगा। या फिर उनके जो फीडर कंपनियां हैं, उनके जो वेंडर कंपनियां अगर वो लिस्टेड है, आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्च वाली कंपनी है, एयरपोर्ट लॉन्च वाली कंपनी, लॉन्च कंपनी ऐसी जैसे ड्रीम फॉक समझिए आपकी कंपनी है, समझिए आप घुमा फिरा के मेरे को उधर लाना चाह रहे हैं तो जैसे ड्रीम फॉक, मैं पहले बता देता हूं आपको, न मैं ब्रोकर हूं, न मैं पोर्टफोलियो मैनेजर हूं, न मैं कंसल्टेंट हूं, न मैं कोई सर्विस देता हूं, न कोई मैं कोर्स बेचता हूं। तो मैं कुछ नहीं करता हूं, खाली मेरी बीवी के लिए शेयर्स खरीदता हूं, बीवी के लिए शेयर्स बेचता हूं, मैं उसका नौकर हूं, सिंपल आप ये समझिएगा आपको। तो हाँ, और ये बात मैं आपको बाय गॉड बोलता हूं, मैं मेरे पैसे भी पॉकेट खर्चे मेरी बीवी से लेता हूं। ये बाय गॉड इसलिए मैंने बोला कि ये मजाक में नहीं बोलता हूं। तो जो बैंक से जो कैश जो उठाता है वो मेरी बीवी के पास में आ जाता है, फिर मैं बीवी से लेकर पैसे लेकर जाता हूं मैं। तो इस बोलकर मेरे बात को एट पार समझिएगा। मैं जो सोच रहा हूं, मैं मेरा सोच खाली आपके साथ में शेयर्स कर रहा हूं। आप अपने ड्यू डिलीजेंस करना, अपना माइंड खोलना, अपना दिमाग खोलना। किसी को मछली खिलाना बहुत आसान है, मछली पकड़ना सिखाना बहुत मुश्किल का बात है। लेकिन आप किसी को मछली पकड़ना सिखाते हो तो आप जिंदगी भर के लिए उसका बंदोबस्त करते हो। और अगर खाली खिला दिया एक दिन तो एक ही दिन आपने मदद की। तो अपनी स्टोरी खुद ढूंढो, उनके साथ में कौन कौन सी कंपनियां फीडर है, जैसे बताया फॉर एग्जांपल समझिए ड्रीम फोक, आपने देखा होगा लाउंज के अंदर में वो लाउंज जो होते हैं उसके अंदर में बाहर लाइन लगी रहती है। मैं कभी एयरपोर्ट पहुंच जाता हूं, वो लाइन देख के मैं जाकर कोने में बैठ जाता हूं चेयर पे कि भैया ये लाइन में कौन लगने वाला इतना है यहाँ पे। तो वो भी एक हो सकता है। और भी आप अपना स्टोरी ढूंढिए, ज़्यादा स्टोरी नहीं है इसके अंदर में, लेकिन जो एयरपोर्ट मैनेज करते हैं उनको भी आप ढूंढ सकते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ हर समय मैं खाली देखते रहता हूँ क्या चल रहा है, क्या ब्रांड है। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, समझिए कोई दुकान, कोई फॉर एग्जांपल समझिए कोई रेमंड्स का एक दुकान है, फॉर एग्जांपल नॉट एग्जैक्टली रेमंड्स, लेकिन रेमंड्स की दुकान है। तो मैं देखता हूँ दुकान में कितने कस्टमर हैं और क्या एक्टिविटी हो रही है। मॉल में जाता हूँ तो एक्टिविटी ढूंढता हूँ। ये पैशन है, ये आप में जब तक ये जागृति, ये पैशन नहीं आएगा तब तक आपको वो ज्ञान समझ में नहीं आएगा। सिंपल एक बात है।
सर एक मेरे तरफ से क्वेश्चन, देन वी विल ओपन द फ्लोर फॉर द आप लोग के क्वेश्चंस। सर पटेल इंजीनियरिंग वाली स्टोरी अगर आप बता पाओ कि क्या भाव पे आपने क्या भाव पे खरीदा था, उसके बाद क्या हुआ और बाद में क्या मीन्स लाइक उस स्टोरी। हेलो एंड देन उसके बाद सर पटेल इंजीनियरिंग तब क्यों खरीदा था और आज भी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में अपॉर्चुनिटी है? तो अगेन मैं आपको बता देता हूँ, शिवानी बहन ने पूछा पटेल के बताने के लिए। अगेन हम खाली स्टॉक को रेफरेंस के लिए बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट का हमको रिकमेंडेशन नहीं है। और मैंने पटेल इंजीनियरिंग लिया करीब 1.5 साल पहले। ये अगेन ये एग्जांपल की स्टोरी हम कैसे ढूंढते हैं। आप देखिए, आप बंबई में जाइए, चारों तरफ कहीं ना कहीं आपको क्रेन दिखाई देगी। आपको चारों तरफ उतना धूल मिट्टी, बंबई में कभी इतना होता नहीं था और इतनी धूल मिट्टी पूरी होने लगी क्योंकि चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, जहां आप देखिए ब्रिजेस का काम चल रहा है, ओवर ब्रिज बन रहे हैं, ये बन रहा है, कोस्टल रोड बन गई, दूसरी रोड बन गई, इधर वर्सोवा को इधर जोड़ रहे हैं, उधर ये जोड़ रहे हैं, टनल बन रही है। और ये सारा हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा काम हो रहा है। आप कभी सोच नहीं सकते थे गडकरी जी ने क्या कमाल किया। उन्होंने 64 हजार करोड़ की रोड नेटवर्क हो गई इंडिया के अंदर में, विच इज सेकंड आफ्टर यूएसए। जस्ट एग्जांपल, एंड चाइना से बढ़ के, चाइना में जो प्रगति हुई है पिछले 30-40 साल के अंदर में, वो प्रगति किसी भी कंट्री में जो हुई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में कैपेक्स करके, इंफ्रास्ट्रक्चर करके। दूसरा करती है वेलफेयर के माध्यम से, कि वो वेलफेयर में जैसे वो फ्री राशन दे रही है, फ्री सब्सिडी दे रही है, फ्री ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना दिया कि उसकी इकोनॉमी 6 गुना, 1980 में हम और चाइना सेम थे, हमारी और चाइना की जीडीपी सेम थी। आज हमसे वो 6 गुना बड़ी हो गई हमारे, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर के, माने नॉट खाली लेकिन मेजर योगदान उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का। 2003 से 7 के बीच में जो बूम आया इंडिया के अंदर में, जो शेयर बाजार में बूम आया, शेयर बाजार का बूम खाली इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है, वो शेयर बाजार का अपना बूम नहीं है, वो इकोनॉमी का बूम है। वो बूम आया, दैट वाज आल्सो लेड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। और उसके बाद में समझिए वो बस्ट हो गया। वो अभी ये सेकंड तैयारी हुई, तो वो 2007-8 में बस्ट हुआ, 7 में समझिए बस्ट होना चालू हो गया। वो 21-22 में 14 साल का बनवास रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों का। अब वापस ये जागृति आई है, वापस गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया कि सेकंड फेज वापस इंडिया का बूम का शुरुआत हो रहा है। तो उसमें इनको ये समझ में आ गया उनको कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होगा नहीं। तो एक ज़माने में 15-20 कंपनियां लिस्टेड थी, तो 200-250 कंपनियां अनलिस्टेड कंपनियां थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रही थी। जो मैंने आपको बोला, उनका वेंडर, उनके फीडर, ऐसी कंपनियों को ढूंढी है, लेकिन वो लिस्टेड नहीं थी। तो बहुत बड़ी प्रगति हुई उस समय, विकास हुआ इंडिया का मतलब। उसके बाद में वो कंपनियां सब लफड़े में आ गई, सब लोग करप्शन भी किया कंपनियों ने और सब झमेले भी हो गए, और समझिए उसके अंदर 90% कंपनियां खत्म हो गई। तो अब इंडिया का विकास करेगा कौन? इंडिया को कौन? अभी ये बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास नहीं होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करने वाली कंपनियां नहीं है। गवर्नमेंट सारा काम खुद कर नहीं सकती है, वो प्राइवेट सपोर्ट चाहती है। तो मोदी जी ने एक स्कीम निकाली, विवाद से विश्वास स्कीम। वो स्कीम ऐसी थी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां सब में वो सबके अंदर में डिस्प्यूट हो गए थे, हर कंपनी के अंदर में डिस्प्यूट था, मोटा मोटी आप ये समझो। तो ना, और वो डिस्प्यूट कभी सोल्व नहीं होने वाला था, क्योंकि कौन उसको सोल्व करेगा? वो हाईकोर्ट बोलेगा उसके पास में प्रॉपर डेटा नहीं है, और गवर्नमेंट सोल्व करेगी तो एक गवर्नमेंट सोल्व करती है तो फिर अपोजिशन का, ये कई तरह के इसमें आप समझते हैं पॉलिटिक्स में कितने चीज़ें होती है। तो इन्होंने स्कीम निकाला कि भैया तुम विवाद से विश्वास स्कीम है, स्कीम में आओ और तुम अपने प्रॉब्लम को सोल्व करो, और जो भी एक मांडवानी क्या बोलते हैं बीच में जो भी आपको करने का है करके ख़त्म करके तुम काम चालू करो। इसमें सब कंपनियां आई और जो बच गई थी, और उन कंपनियों ने वहाँ पर उस स्कीम के अंदर में अप्लाई किया और उनके विवाद सब सुलझने लग गए। तो मैंने पटेल इंजीनियरिंग इसलिए, तो मैं इस सेक्टर को 15 साल से वॉच कर रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए। मैंने 2005-6 में भी काम किया था, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन लिया था मैंने उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण। तो मैं ये कंपनियां, उसके बाद में मेरे पास शेयर्स नहीं थे, लेकिन मैं उनको खाली वॉच कर रहा था। तो मैं कई बार बोलता हूँ, कई बार मैं 10-10 साल तक शेयर्स को वॉच करता हूँ। मैं एक एग्जांपल आपको बीच में देता हूँ, ये पॉइंट भूल जाऊँ आप याद दिलाना प्लीज। बीच में दूसरा बात याद आ गया मेरे को, क्यों एक मेरे को एंकर ने पूछा, तो मैं उसको बोला मैं क्या करता हूँ कि जब कोई पुराना एथलीट बीमार पड़ता है, जिसने कोई रिकॉर्ड बनाया है, जिसने कोई माइलस्टोन स्टेब्लिश किया है, और वो समझो उसका हेल्थ खराब हो गया, वो बीमार पड़ता है ना, मैं उसको डिस्कार्ड नहीं करता हूँ, मैं उस पर नजर टिका देता हूँ। वापस ये एथलीट कब खड़ा होएगा खेलने के लिए,
वह वापस कब फॉर्म में आएगा। जैसे क्रिकेट के टर्म्स में समझिए कि एक बार जिसने सेंचुरी बना ली, 2-3 और तोड़ फोड़ कर दिया और उसका परफॉर्मेंस आउट ऑफ वो रहता है, परफॉर्मेंस उसका होता नहीं है, तो उसको निकालते नहीं, उसको चांस देते हैं या फिर उसको थोड़े दिन निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी उसको खत्म नहीं करते हैं। वापस वो कब खिलाड़ी वापस आएगा अपने फॉर्म में और कब नया माइलस्टोन करेगा, उसके लिए मैं वेट करता हूं। जब मेरे को लगता है अभी माहौल कंड्यूसिव हो गया, अभी माहौल ठीक हो गया है और पिच भी सज गई है, खिलाड़ी भी आ गए हैं और ये वापस फॉर्म में आने वाला है आउट ऑफ फॉर्म से, मैं उस पर उस समय उस कंपनी के शेयर्स ले लेता हूं। तो ऐसा मैंने मेरी लाइफ में किया है और कई शेयरों के अंदर में किया। एक शेयर्स मेरे, दूसरा शेयर्स था सुदर्शन केमिकल, वो भी मैं 15 साल तक वेट किया उसके, और उसके बाद में जब उसको मेरे को लगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया, मैंने वो शेयर पकड़ा, वो 20 गुना हो गया 3 साल के अंदर में। तो ये भी एक तरीका है। तो पटेल के अंदर में तो कमिंग टू दिस पॉइंट, तो पटेल 750-800 रुपये का भाव था 2007-8 के अंदर में, वो गिरते 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 8 रुपये का भाव आ गया खाली। तो मेरी उसकी नज़र गई, मेरे 13-14 रुपये में मेरे को लगने लग गया। और ये एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिस कंपनी ने कभी कोई सेटलमेंट नहीं किया, कभी वो NARCL में नहीं गया, NCLT में नहीं गया, बैंकों के साथ में OTS नहीं किया, बाकी हर कंपनियों ने किया। इसने इसका रिकॉर्ड उस तरह से बड़ा क्लीन था उसको। तो मेरे को ये समझ में आया और इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, विवाद से विश्वास आना चालू हो गया था। कंपनियों के आने लग गए थे कि हाँ भाई हमने इसमें सेटलमेंट कर लिया, मेरे को 150 करोड़ का था, मेरे को 75 करोड़ रुपया मिल गया और हमने ये कर लिया वो कर लिया। तो मेरे को लगा कि ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट इनका आ गया और मेरे को फिर उस समय मेरे पास जो भी पैसे थे, मैंने 15-16 रुपये में पटेल इंजीनियरिंग के शेयर्स ले लिए। आप लोग के लिए खाली है तो आज समझिए वो 65 रुपये का भाव है, 1.5 साल का बात है। रुपया की बात नहीं है कि वो 15 का 65 हो गया, वो बड़ी बात नहीं है। सवाल ये है कि मैं राइट टाइम पे उस शेयर के अंदर में एंट्री कर सका। आप भी ऐसा काम कर सकते हैं अगर आप उसको वॉच कर रहे हैं। वो पुराना खिलाड़ी विथ ए ट्रैक रिकॉर्ड इज फॉलिंग सिक, लेकिन मरा नहीं है, लेकिन आउट नहीं हुआ। जो मैंने आपको बोला पिच पे खड़े रहो, ये सारा सारांश ये है कि तुम पिच पे खड़े रहो, अपने क्रीज छोड़ के मत जाना। वो ये कंपनियां क्रीज छोड़ के नहीं गई, पिच पे खड़ी रही, बीमार थी तब भी खड़ी रही, मरने वाली थी तब भी खड़ी रही, किसी तरह अपने को बचाया और उसके बाद में जब वापस बसंत ऋतु आई वो फूल वापस खिलने लग गए। ये सारांश। हेलो, थैंक यू वेरी मच सर। कुछ सवाल लेंगे, वॉलंटियर्स प्लीज माइक लेकर अंदर जाएंगे। चंदन सर तुम्ही या भागात राहा, प्रथमेश तू मागच्या भागात चालला जा। हॅलो प्रथमेश, मागच्या भागात चाललाच जा बेटा। हॅलो सर हॅलो सर, मला एक 2-3 प्रश्न आहेत। नाही दिसत, आवाज नाही आला। हॅलो हाँ जी बोला। सर, मैं या साइडला आहे, डॉक्टर मुग्धा पाटिल। हेलो सर, आप जब इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी शेयर जब चुनते हो, तो उस समय आप क्या क्या देखते हो? जब मैं शेयर्स चुनता हूं उसमें क्या क्या देखता हूं, तो मैं आपको बताऊं, जब शेयर्स चुनता हूं मैडम, मैं उसके अंदर में जैसे लोग हर तरह के आदमी होंगे। जैसे आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में जाओगे तो वो उसका देखने का तरीका अलग है, होम्योपैथी के पास जाओगे तो आपको सिम्टम्स देखेगा, वैद्य के पास में जाओगे तो आपकी नाड़ी देखेगा, झाड़ा फूक वाले के पास में जाओगे तो आपको चेहरे का एक्सप्रेशन देखेगा। तो मैं बिना पढ़ा लिखा वाला आदमी हूँ मैडम, तो मैं कोई ज़्यादा फंडामेंटल नहीं देखता हूँ, ज़्यादा बैलेंस शीट नहीं देखता हूँ कि EPS क्या, वो देखता हूँ लेकिन EPS के ऊपर मैं शेयर्स नहीं लेता हूँ। ROE सब बढ़िया है इस बोल के मैं शेयर्स नहीं लेता हूँ। मैं कंपनी के अंदर में ये देखता हूँ कि इसमें पोटेंशियलिटी कितनी है, आगे बढ़ने की संभावना कितनी है, इसमें ग्रोथ कितनी है। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तो मैं जितने जंगल में जितने भी ये जानवर है, मैं उनमें चीता ढूंढने की चेष्टा करता हूं, मैं हाथी नहीं ढूंढने की चेष्टा करता हूं, या समझिए चूहा ढूंढने की चेष्टा नहीं करता हूं। जबकि सब अच्छे हैं, हर जानवर इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं अपनी यूनिवर्स के अंदर में। हर जानवर का कोई ना कोई महत्व है, हर कंपनी का महत्व है, हर कंपनी अच्छी हो सकती है, लेकिन मैं उनके अंदर में चीता ढूंढता हूं जो फास्टेस्ट ग्रो कर सके। तो फास्टेस्ट ग्रो करने के लिए मेरे लिए यह जानना जरूरी है कि ये ग्रोथ कितनी करेगी ये कंपनी, और कितनी जल्दी ग्रोथ करेगी। 20 साल बाद ग्रोथ करेगी तो मेरा ग्रैंडसन आकर उसका मजा लेगा, मेरे को क्या मिलने वाला उसका, समझिए। वो ग्रोथ साल 2 साल में मेरे लेने के बाद में 1 साल में 2 साल में ग्रोथ चालू हो रही है कि नहीं, शुरू हो रही है कि नहीं हो रही।
एक दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मैडम, मैं मेरे मुंबई की भाषा में बोलता हूं, मैं मुंबई के एग्जांपल कि समझिए चर्चगेट की कोई ट्रेन है और समझिए वो विरार जा रही है, तो मैं चर्चगेट की ट्रेन और विरार जाने वाली है तो मैं उसको दहीसर में नहीं पकड़ता हूं मैडम। अगर आप ये शायद समझती होंगी या नहीं, तो चर्चगेट है समझिए ए और विरार है समझिए जेड, फॉर एग्जाम्पल ए और जी के बीच में, तो मैं उसको टी या यू या वी अल्फाबेट के हिसाब से वहां नहीं पकड़ता हूं। मैं ए वाली जो ट्रेन शुरू होती है मैं उसको बी सी डी में पकड़ने की चेष्टा करता हूं कि अगर मुंबई से ट्रेन चली है तो मैं उसको बॉम्बे सेंट्रल तक पकड़ लूं ज्यादा से ज्यादा, और तो इस बोल के ताकि मेरे को लंबा समय मेरे को मिले उसके साथ में 10 साल की मेरे को ग्रोथ मिले या 5 साल की या 15 साल की कंपनी को मेरे को ग्रोथ मिले। तो इस बोलकर मेरे लिए पर्सनली मैं बोल रहा हूं, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ और फास्टर ग्रोथ, और लेकिन उसके साथ में कंपनी का हेल्थ देखना भी जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि अगर बढ़िया समय आया, वापस आईपीएल आया, लेकिन खिलाड़ी अभी भी हेल्दी नहीं है, अभी भी वो बीमार है, तो वो खेल नहीं पाएगा आपको। तो इस बोलकर हेल्दी वे में पिच पे टिका रहने का, तो मैं ये देखता हूं ये कंपनी का, तो इस बोलकर फंडामेंटल भी देखता हूं मैं, लेकिन खाली फंडामेंटल पर इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर कंपनी का सेक्टर का ग्रोथ चालू हो गया, टोटल सेक्टर का ग्रोथ, और कंपनी उसमें पार्टिसिपेट करने के लायक है और पहले उसने कीर्तिमान स्थापित किया है, तो मैं उस कंपनी में शेयर करूंगा, चाहे आज फंडामेंटल उतने अच्छे नहीं हो। सर मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे अभी हम एसआईपी की बात कर रहे हैं, तो इनकेस अगर कोई पर्सन है जिन्हें लमसम अमाउंट जो है अगर इन्वेस्ट करना है ना, लमसम इन सेंस ऑफ 5 लाख 10 लाख रुपीज़, तो वो एसआईपी के थ्रू कैसे जाए, या म्यूचुअल फंड सही रहेगा, स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स लेना सही रहेगा, कि कैसे उसको डिसीजन लेना चाहिए? माने ये पूछना चाह रहे हैं जो शुरू करते हैं कैसे करें, 1 2 लाख से क्या पूछ रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर लमसम अमाउंट अगर हमारे पास अगर है, लेट सपोज लमसम अमाउंट है, तो उसे किस तरह से हम यूज में ला सकते हैं, तो बाय वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड और बाय बाइंग द स्टॉक? नहीं, वही मैंने आपको बताया ना कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग ना करो आप। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग जब करो जब आपने सोचा कि आज से मेरी जर्नी शुरू हो रही है इन्वेस्टमेंट करने की, मेरे ख्याल से उसके बाद 2 साल 3 साल वेट करो आप उसको, लेकिन 2 साल 3 साल तक पैसा फिर क्या करने का आपको, तो 2 साल 3 साल वो पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करो आप, उसके अंदर में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करो और मार्केट को सीखते रहो। ये सिंपल एग्जांपल है कि समझो आपने गाड़ी खरीद ली, लेकिन आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है, तो ड्राइवर रखोगे ना आप। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया माने आपने गाड़ी में ड्राइवर रख लिया आपने, और वो गाड़ी आपकी चला रहा है, आपने गाड़ी में भी गाड़ी भी खरीद ली, गाड़ी का भी मजा ले रहे हो, और म्यूचुअल फंड के थ्रू और ड्राइवर आपकी गाड़ी चला रहा है, लेकिन आप साथ साथ में देख रहे हो कि गाड़ी चलाई कैसे जाती है, आप साथ साथ में सीख रहे हो कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है। क्योंकि हर आदमी के अंदर में ये एम्बिशन रहता है, ये एस्पिरेशन रहता है कि मैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करूं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। लेकिन उसके लिए फिर आप 2 साल 3 साल 4 साल टाइम निकालो, जब आपको कॉन्फिडेंस आए। और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, शेयर बाजार में एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने कई मेरा कोट है, रिग्रेट इज द लाइफस्टाइल डिजीज ऑफ स्टॉक मार्केट ऑफ इन्वेस्टिंग। यहाँ पर हर चीज में आपको रिग्रेट होने का, आपको पैसा आ गया तो रिग्रेट हो जाएगा कि कम आया, नहीं आया तो रिग्रेट होगा कि नहीं आया, लग गया तो रिग्रेट हो गया कि पैसा लग गया। ये आपके साथ में जीवन भर आपके साथ में रहने का है ये रिग्रेट जो है, तो आप उसको झेल सकते हो गया, आप उसका सामना कर सकते हो गया, तो वो चीज आपको, और ये हर इंडिविजुअल आदमी पे अलग अलग अप्लाई होता है ये। सर, हाँ जी सर मेरा नाम चिराग है और मैं बीकॉम स्टूडेंट हूँ, और मेरा ये पूछना है कि इंडिया में प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कल्चर अभी तक बेहतर क्यों नहीं हुआ है, ताकि हम जैसे जो यंग लोग हैं जिनके पास फंड्स तो नहीं है लेकिन पैशन है और नॉलेज है थोड़ा बहुत, उनको एक हेड स्टार्ट मिल सके। और क्या मुझे केडिया सिक्योरिटीज़ के अंदर कोई जॉब मिल सकती है, या फिर कोई भी यहाँ पर शेयर मार्केट में जो काम करता हो उनके अंदर कोई जॉब मिल सकती है? मुझे भी जॉब की ज़रूरत है। थैंक यू सर। तो पहला बात तो ऐसा है दोस्त, आप जॉब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10,000 15,000 20,000 50,000 रुपया महीना मिलेगा, बराबर है। लेकिन आप और खाली आप केडिया सिक्योरिटीज के चक्कर में रह जाओगे अगर जॉब करोगे आप। अभी आप फ्रीलांसर हो, केडिया सिक्योरिटी तो सबसे लास्ट के अंदर में आती है वो, तो अगर आप केडिया सिक्योरिटी जैसे 25-50 कंपनियों को, केडिया सिक्योरिटीज और 25-50 कंपनियों को या जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप सबका ज्ञान आप सीख रहे हो आपका, तो आपकी ज्ञान की सीमा अपार रहेगी। और एक आदमी के पीछे रहोगे तो खाली एक ही आदमी का ज्ञान आएगा। तो अपने आप को स्वच्छंद रखो, पूरे आकाश में घूमो, पूरा आकाश तुम्हारा है। सर मेरा सवाल है, 2 महीने पहले IRDA आया है, IRDA,
अभी 5 गुना ऊपर है। कौन सा? IREDA, IIT, IREDA, इरडा रेलवे। रेलवे। तो सर इसका क्या फ्यूचर है? नहीं देख, मेरे को ऐसा नहीं मालूम है कि इस कंपनी का क्या फ्यूचर है दोस्त। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि रेलवे का फ्यूचर बहुत अच्छा है, इन द सेंस जो मैं अपने बात किया कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी कंट्री डेवलप नहीं हो सकती है। अगर हमको ये अमृत काल के अंदर में जो हम जहाँ पहुँचने की बातें कर रहे हैं अमृत काल में, अगले 25 साल के अंदर अगर समझो हमको 30 ट्रिलियन या 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अगर बननी है, वो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं होएगी। तो उसके अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे के थ्रू भी हो रहा है, रोड के थ्रू भी हो रहा है, पोर्ट के थ्रू भी हो रहा है, और इंडस्ट्री का अपना जो उनके सबके थ्रू हो रहा है। तो इन सबका भविष्य अगला 10-15 साल अच्छा है। इंडिविजुअल स्टॉक देखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है ना कि कभी कभी हम अगले 2 साल का भाव भी पहले बना देते हैं शेयर बाजार के अंदर में, क्योंकि सब लोगों को स्टोरी समझ में आ चुकी है कि ये स्टोरी 10 साल तक चलने वाली है, तो वो शेयर को एक्सपेंसिव कर देते हैं। मेरे को एज ए होल, मेरे को पर्टिकुलर इस कंपनी का आइडिया नहीं है, एज ए होल मेरे को लगता है ये सेक्टर थोड़ा एक्सपेंसिव है और ये एक्सपेंसिव ही रहेगा। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें 20-25% की गिरावट नहीं आएगी, वो कभी भी किसी भी शेयर्स में आ सकती है। जो शेयर एक्सपेंसिव नहीं है उसमें भी गिरावट आ सकती है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। थैंक यू सर। हेलो सर, मैं विजय खूबचंदानी हूँ। सर जैसे अभी हम लोग को 1 2 साल 3 साल हुआ है, आपको बहुत सारे विजन समझते हैं कि कौन से सेक्टर में ग्रोथ है, कौन से सेक्टर में नहीं है। इफ़ अपने को कहीं जाना है कोई सेक्टर में, तो पर्टिकुलरली आने वाले 10 साल में 20 साल में ऐसा सेक्टर कैसे चूज करने का कि इसका विज़न बहुत अच्छा है, इसी सेक्टर में 10 साल जाने का, इसी सेक्टर में पर्टिकुलर पढ़ाई करने का, विज़न देखना है कि भाई सेक्टर्स कौन से अच्छे हैं। मैं पर्टिकुलरली किसी शेयर्स की बात नहीं करूँगा कि इस सेक्टर में जाएं कि इस शेयर में जाएं कि उस शेयर में जाएं। सेक्टर कैसे चूज करें, सेक्टर आपका चूज करने का तरीका कैसा रहता है कि कैसे सेक्टर चूज करने चाहिए? तो इसके अंदर में बड़ा सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं है। आपको खाली एक काम करना पड़ेगा कि आपको, जैसे मैंने बताया पहले, कि आपको अपने आँख कान नाक सब, आपको सारे सेंसेस आपको जागृत करने पड़ेंगे, सब चीज़ आपको खुली रखनी पड़ेगी। हर समय आपको ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ा यहाँ पर रॉ मटेरियल है स्टॉक मार्केट के अंदर में स्टोरी पकड़ने का। ऑब्जर्व करो किधर क्या हो रहा है, जैसे मैंने बताया किधर क्या हो रहा है, ये चीज़ को ऑब्जर्व करो। और सेक्टर जनरली वही सेक्टर प्रॉस्पर होता है, सबसे फास्टर बनता है जिसका गवर्नमेंट चाहती है। गवर्नमेंट का जिधर फोकस रहता है कि मेरे को, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में इतना इंटेलिजेंस माइंड है, इतने सब ब्यूरोक्रेट्स उनके पास में हैं, और तो वो उनके पास में डेटा है गवर्नमेंट के पास में पूरा कि किधर कौन सी इकोनॉमी में कौन से सेक्टर में क्या हो रहा है, दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है। तो हमको यहाँ से वहाँ 5 ट्रिलियन में पहुँचने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कौन हमको, ये सारा डेटा गवर्नमेंट के पास में। उसके कारण वो गवर्नमेंट जो है वो डेटा अपना निकाल कर लेके आती है और उन सेक्टर को फोकस में रखती है। तो ये चीज़ आपको अगर आप पढ़ते रहोगे तो आपको पूरा एक पर एक वो चैनल आपको मिलता रहेगा। तो एक तो है गवर्नमेंट का फोकस और दूसरा इंडस्ट्रीज लोग का फोकस कि इंडस्ट्रियल आपको ये देखना चाहिए कि कौन से सेक्टर के अंदर में अभी इन्वेस्टमेंट चालू हो गया। कोई भी सेक्टर का ग्रोथ बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं होता है। तो कई बार आपको देखोगे, एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे हम लोग बात किए टेलीकॉम कंपनी का, ये इतनी 15-20 कंपनियां थी और बाद में खाली 2-2.5 कंपनियां रह गई और उसके बाद में जियो आ गया 14-15-16 में, जब भी ये जियो वगैरह आया होगा तब उसमें। तो इसके पहले 10 साल में टेलीकॉम कंपनी ने कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया इंडिया के अंदर में। हम 2G में चल रहे थे आप देखा जाए तो, और इंडिया में 3G आया भी नहीं और खाली 2G में चल रहे थे, और चाइना में 5G आ चुका था। मजे की बात, हम इतने पिछड़े हुए थे क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन था आरपू के कारण कि आप टेलीकॉम का रेट नहीं बढ़ा सकते हो, मोबाइल में कितना आप चार्ज कर रहे हो वो आप बढ़ा नहीं सकते हो। तो कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। सो ये जियो आया, वहाँ पर गेम चेंज हो गया और 16, 17 या 18 के बाद में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। जियो ने बात करना चालू किया मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, और भारतीय टेलीकॉम ने चालू किया कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। वहाँ से सेक्टर चेंज हो गया वहाँ पे। तो जब इंडस्ट्री इन्वेस्ट करने लग जाए अपने सेक्टर के अंदर में, और एक खाली इंडस्ट्रिस्ट नहीं, जो उस सेक्टर के जितनी भी कंपनियां हैं अपनी अपनी बैलेंस शीट के हिसाब से उनको लगने लगे कि दिए जलने लगे हैं तो या पतंगे आने लगे हैं तो समझना दिवाली आने वाली है। वो हेलो हेलो, हाँ
सबसे पहले शिवानी मैडम का थैंक्स कि एक रियलिस्टिक पर्सन से मिलने का मौका मिला। विजय केडिया सर एक रियलिस्टिक पर्सन है, सभी स्टूडेंट को पूछ सकते हैं क्योंकि सभी जन आपको सुनने के लिए आए, इसलिए कि एक आप नेचुरल और रियलिस्टिक बातें करते हैं और आज की जनरेशन पे सभी यंग को नेचुरल और रियलिस्टिक चाहिए, फेक वाला तो ऑलरेडी यूट्यूब में काफ़ी पड़े हैं। मेरे सब 2 क्वेश्चन है, सिंपल है, स्मॉल कैप से रिलेटेड है। स्मॉल कैप फंड में अगर 200% या 300% का रिटर्न मिला तो क्या उसमें एग्जिट करना चाहिए या और लॉन्ग करना चाहिए? और सेकंड क्वेश्चन है कि पहला का जवाब देता हूं, फिर मैं भूल जाऊंगा। पहले आपका क्वेश्चन का जवाब देता हूं, एग्जिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और इसमें ये स्मॉल कैप की खाली बात नहीं है, ये स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तीनों में सब जगह यही लागू होता है। तो मैं क्या करता हूं ये मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अगेन मैं एग्जांपल देता हूं, समझो मेरी चर्चगेट की ट्रेन है और चर्चगेट की ट्रेन समझो विरार जाने वाली, जो मैं पहले आपको बताया A to Z, समझिए A to Z का उसको सफर तय करने का। और समझो बॉम्बे सेंट्रल समझो 5 बजे यहाँ से शुरू हुई वो ट्रेन और समझो उसको 7 बजे सपोज विरार पहुंचने का था। तो बीच के अंदर में स्टेशन आते थे 5:15 पे यहाँ, 6 बजे यहाँ, 6:15 बजे यहाँ, 6:45 बजे यहाँ, ऐसे वो ट्रेन के स्टेशन आते हैं। सपोज A से C जाने में अगर कोई ट्रेन जल्दी पहुंच जाती है, उसको 15 मिनट लगना चाहिए था लेकिन वो 10 मिनट में पहुंच जाती है, तो मैं आपसे पूछता हूं आप क्या ट्रेन से उतर जाओगे क्या? नहीं उतरोगे ना, कि उतर जाओगे? जल्दी पहुंच गई मैं उतर जाता हूं, नहीं उतरोगे। अगर वो ट्रेन 5:15 को या 5:20 पे पहुंचती है, लेट हो जाती है, तब आप ट्रेन से उतर जाओगे क्या? तब भी आप ट्रेन से नहीं उतरोगे, क्योंकि आपको तो विरार जाने का है, आपको 2 घंटे का सफर तय करने का है। तो मैं इन्वेस्टिंग पे भी यही सोचता हूं कि मेरा व्यू है, मेरे को 5 साल, ये 5 साल 10 साल ये सेक्टर में बूम रहने का है, बूम चलना चाहिए इसके अंदर में। तो अगर शेयर जल्दी अगर बढ़ गया तो मैं उसमें क्यों निकलूं? अगर वो देरी से बढ़ा, नहीं बढ़ा, तो भी मैं उसमें से नहीं निकलूंगा जब तक वो स्टोरी इंटैक्ट है। एक तो रीजन, एक तो कारण ये होता है, और दूसरा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है भैया। आपका जब पेट भर गया ना, आप अपना प्लेट हटा के निकल जाओ। आपको पूरा खाना खाने के लिए तो कोई बोला नहीं है कि ये पूरा तेरे को साफ करना पड़ेगा। 500 ग्राम खाना खाने का है, मेरा पेट भर गया, 2 गुना 3 गुना मेरा पैसा हो गया। अब आप उसको रजिस्ट नहीं कर पा रहे हो, सपोज माने आपको इतना टेम्पटेशन हो रहा है वो प्रॉफिट बुक करने का कि मैं कहीं कल डूब नहीं जाए, इसी बोलकर आप बेच दोगे ना। और सपोज कल 10% गिरेगा या 15% गिर गया, तब आप बेच दोगे। तो ये इंडिविजुअल चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपका पैसा विजन है या टाइम विजन है कि मेरे को 10 साल रहना। तो मेरे दिमाग में पैसा विजन नहीं होता है कि डबल हो जाए तो बेच दूं या 4 गुना हो जाए तो बेच दूं या 10 गुना, तो मैं 16,000 टाइम्स में नहीं रख पाता ना। अगर मेरा ऐसा विजन होता तो मेरा वो विजन नहीं रहता है। मेरा ये विजन रहता है, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा ये रहता है। सर सेकंड क्वेश्चन है कि अगर अपने कुछ स्टॉक अच्छे खासे पोर्टफोलियो पे है और ग्लोबली कुछ रिसेशन आ गया तो कुछ स्टॉक को एग्जिट करना चाहिए या बाय करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए? तो अगर रिसेशन आ गया तो शेयर बाजार को तो पहले मालूम पड़ जाता है रिसेशन आने वाला है, तो वो शेयर तो पहले ही घट जाएगा। तो रिसेशन आने के बाद में आप बेचोगे तब तक मालूम पड़ा 30-40% साफ हो गया। आपके पास में इतना डेटा है नहीं कि रिसेशन आने के पहले आपको मालूम पड़ जाएगा, वो अपने लोगों के पास में वो डेटा है नहीं। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो तो रिसेशन आता है तो आने दो। अभी पूरे दुनिया के सारे पंडित 2021 से बोल रहे थे अमेरिका रिसेशन, ये डूब जाएगा, वो डूब जाएगा। आप बड़े बड़े डिप्लोमेट, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े वर्ल्ड बैंक और ये बैंक और IMF, जिसको बोलो, सब पूरी दुनिया को डुबोने की तैयारी में थे और सारी दुनिया के स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे चले गए। तो न तो इकोनॉमिस्ट को मालूम है, न चार्टिस्ट को मालूम है, न यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट को मालूम है, किसी को कुछ नहीं मालूम भाई। Good afternoon, sir. My question is, what are your views on real estate sector in India? रियल इस्टेट सेक्टर जैसे अभी क्या, जैसे अपने बात की है कि इंडियन इकोनॉमी जैसे अभी ये जो शुरुआत हो रहा है और नए नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। आप सिंपल एक समझो, कोई भी कंट्री का एक डेटा ऐसा है कि अगर वो $2,500 की पर कैपिटा इनकम क्रॉस करती है तो वहाँ पर कंज्यूमरिज्म में बूम आता है उस कंट्री के अंदर में। तो अभी इंडिया उसी थ्रेशोल्ड पे खड़ा हुआ है और $2,500 की, $2,250-$2,500 की इकोनॉमी अभी क्रॉस हो रही है। तो ऐसा एज्यूम करते हैं वहाँ पर कि यहाँ पर हर तरह की चीज़ों के अंदर में बूम आएगा। और रियल इस्टेट ऑलरेडी 10-12 साल 14 साल का बनवास से निकला है और ऑलरेडी बूम आ भी चुका। कई शेयर्स आप देखोगे 3 गुना 4 गुना हो भी चुके हैं रियल इस्टेट के कई शेयर्स। ऐसा खत्म हो गया। तो एज्यूम करते हैं हम लोग कि हाँ, तो इस बात को एज्यूम करते हैं कि ये बूम चलेगा। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। तो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आखिरी सवाल है, लास्ट क्वेश्चन। सर गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर। सर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाई ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हाउ इज द स्क्रिप्ट्स लाइक Zomato, Paytm
C Info System? And can you suggest any script related to drone technology sector? No, sir, I'm sorry, I cannot suggest any script to you because by regulators, I'm not allowed to share any script. I can only share what I'm doing for myself. So one thing I would like to tell you, try to understand that a time is going to come. I'm not recommending Zomato at all. I have not bought any shares of Zomato. I find share is very expensive. But it appears to me that this company should do well. क्योंकि अभी जिस तरह का इंडिया के अंदर में जो डिस्ट्रप्शन हो रहा है, थोड़े दिन में खाना बनना भी बंद हो जाएगा घरों के अंदर में. और मॉडर्न लोग तो यंग लोग हैं, वो शायद घर में खाना बनाएंगे ही नहीं और वो किचनेट रखेंगे किचन की बजाय. मैंने हांगकांग में देखा किचन नहीं होता, किचनेट होता है. हस्बैंड भी काम करता है, वाइफ भी काम करती है और फट से वो लोग ऑर्डर कर देते हैं. तो जोमेटो है या स्विगी है, ये ऐसा इस तरह से चालू होएगा कि आप ऑर्डर कर दो. और कई कंपनियां ऐसी है, कई सेक्टर ऐसे है सर, कई ऐसे जो जिनके पास रेस्टोरेंट ही नहीं है. जोमेटो रेस्टोरेंट से आपको खाना पिकअप करके आपके घर पे पहुंचाता है फॉर एग्जाम्पल. लेकिन कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनके पास रेस्टोरेंट्स ही नहीं है, उनके पास खाली क्लाउड किचन है. वो खाली खाना बना रहे अपने क्लाउड किचन के अंदर में. और वो जोमेटो के साथ संपर्क करो, उसके क्लाउड किचन से आप खाना ले लो. तो ये एक नया ट्रेंड वर्ल्ड वाइड या दुनिया में, जिसमें हम अपने आजू बाजू में देखिए क्या चेंज हो रहा है. तो ऐसा चेंज इन सब कंपनियों के अंदर में हो रहा है जिनका आपने नाम लिया. मेरा अपना पर्सनल राय नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट मैं आपको साथ बता रहा हूं. तो ये कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि चेंज हो रहा है, आपको लग रहा है स्टोरी 10 साल 20 साल चलेगी, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. लेकिन मार्केट कभी भी 25% बिना आपको बोले बिना गिर जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिए. वो आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा. थैंक यू. थैंक यू. हेलो. अच्छा, और एक दो सर, पेटीएम. हेलो. हेलो सर. हेलो. हेलो 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 हेलो